देखो, ये है हमारी यूनिट 4, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस है। इसमें जो मेरा अनुमान है, एक क्वेश्चन बनेगा एनालिटिक फंक्शन पे। एनालिटिक फंक्शन एक क्वेश्चन, ठीक है। कंटूर इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन बनेगा। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। टेलर सीरीज या लोरेंट सीरीज या जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन रेजिड्यू का बनेगा कन्फर्म, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनेगा कन्फॉर्मल मैपिंग पे। कन्फॉर्मल मैपिंग पे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो क्वेश्चन कितने हो गए? 6। ठीक है, अगर सातवां क्वेश्चन आएगा तो किसी पे दो भी बन सकते हैं, नहीं तो इन सब टॉपिक पे एक क्वेश्चन बनने जा रहा। अब जैसे कन्फॉर्मल मैपिंग है, क्वेश्चन एक बनेगा, ठीक है। पर इसके लिए हमें पूरी कन्फॉर्मल मैपिंग करनी होगी। रेजिड्यू है, रेजिड्यू का सिलेबस आता है कन्फॉर्मल मैपिंग के मुकाबले। और जो ये टॉपिक है, ये तो आधे आधे घंटे के टॉपिक है सारे। मतलब कन्फॉर्मल मैपिंग है, 2 से 3 फुल लेंथ लेक्चर लिए जा, तब जाके ये पूरा होगा। एक क्वेश्चन की इसमें फाइट है। वो क्वेश्चन बेसिक भी आ सकता है, वो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है। चूंकि एक एक क्वेश्चन की कीमत है, तो हमें फिर ये सारा डीपली पढ़ना पड़ेगा। चलो, आज हम शुरुआत करते हैं एनालिटिक फंक्शन से, ठीक है। सी आर इक्वेशन, ये सब हम आज पढ़ते हैं। और कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में हम ये सब कवर कर ले। ये ये सब कवर हो जाए। ये भी एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। कन्फॉर्मल मैपिंग में लगेगा 2 से 3 लेक्चर का टाइम। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। भाई तुम क्या करो, लिखना शुरू कर दो उसके लिए, जिससे कि तुम्हें नींद ना आए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। पेन का रंग बदल लो भाई, पता नहीं लाल पेन से साफ नहीं लिखा जाता। तो हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। डिफरेंशिएबिलिटी, तुम साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम बात करें आर में, इन आर, तो वहाँ क्या है, उसका डिफरेंट मीनिंग है। वहाँ क्या था? डिफरेंशिएबल होना क्या है? उस पॉइंट पे टेंजेंट का एग्जिस्ट करना। पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम ऐसे नहीं करते डिफाइन। यहाँ हम जब भी डिफाइन करेंगे तो उसकी लिमिट से लिमिट वाले डेफिनेशन से उसे डिफाइन करेंगे। लिखो, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, a complex function fz is differentiable at z naught, is differentiable at z naught if क्या? लिमिट z टेंस टू z naught fz माइनस f of z naught अपॉन z माइनस z naught एग्जिस्ट। ये लिमिट क्या करती हो? एग्जिस्ट करती हो। या क्या? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ z नोट प्लस h माइनस f ऑफ z नोट अपॉन h, ठीक है। ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अब हमारा पर्पज यहाँ मतलब क्वेश्चन करना नहीं है। मेरा मानना है कि क्वेश्चन सबसे करने आते हैं, सबने नेट की तैयारी कर रखी। कुछ बेसिक बात लिख लेते हैं। एवरी पोलिनोमियल इन जेड, एवरी पोलिनोमियल इन जेड या ओनली इन जेड, जेड बार मोड जेड नहीं चलेगा वहाँ, इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब बात करते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन की। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन कौन होते हैं भाई? जो क्या करते हैं? रियल वैल्यू देते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन जैसे क्या? एक फंक्शन ले लिया हमने, जैसे एफ जेड इक्वल टू मोड जेड, या एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये अगर मैं जेड बराबर ले लूँ 2 + 3i, तो संजीव ये कितनी वैल्यू देगा ये फंक्शन? एफ जेड इक्वल टू मोड जेड कितनी वैल्यू देगा? ये वैल्यू देगा 4 और 9 13, अंडर रूट 13, ठीक है। दूसरा फंक्शन कितनी वैल्यू देगा? एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर,
कितनी वैल्यू, ये 13 वैल्यू देगा, और ये तीसरा फंक्शन कितनी वैल्यू देगा, एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये 2 वैल्यू देगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू दे रहे हैं वो रियल दे रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इस पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बनता है, द डेरिवेटिव द डेरिवेटिव द डेरिवेटिव of a real valued function, the derivative of a real valued function either does not exist और जीरो। क्या रियल वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव जो है या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो जीरो होगा। जैसे कि रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर एट जेड इक्वल टू जीरो। देखो हमने ये पढ़ रखा है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है कहाँ, ओनली एट जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, एफ जीरो पे जीरो होता है। ठीक है, और कौन है रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कौन सा पढ़ा हमने, तो एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। अब ऐसे बहुत सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मोड जेड, जेड बार, आर्ग्यूमेंट जेड, ये रियल वैल्यूड नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं, आर्ग्यूमेंट जेड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इनका डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करता। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल फंक्शन की। रेशनल फंक्शन, देखो रेशनल फंक्शन किस टाइप के होते हैं, रेशनल फंक्शन होते हैं एफ जेड इक्वल टू पी जेड अपॉन क्यू जेड। ठीक है, तो इन, इसका डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ क्यू जेड क्या हो, नॉन जीरो हो, वहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इनका। ठीक है भाई, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन, जब क्यू जेड नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन। चलो, जो हमारे सिलेबस में दिया सी आर इक्वेशन, सिलेबस में हमारे क्या दिया, सी आर इक्वेशन। ठीक है, तो सी आर इक्वेशन, देखो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, पूरे पूरे चांस है। तो मैं तुम्हें सी आर इक्वेशन क्या है, कैसे इसका प्रूफ है, वो बिल्कुल नहीं, मेरा पर्पज वो बताना नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसकी तीनों फॉर्म बताता हूँ, जो हम यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, और यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ठीक है, फिर इसकी सेकंड फॉर्म, मतलब बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट, क्या, वो होती है आई इंटू एफ एक्स इक्व टू एफ वाई। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, या इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। थर्ड फॉर्म को, ये होती है डेल वाई डेल जेड बार ऑफ एफ जेड एट जेड नॉट इक्व टू जीरो। ठीक है, डेल जेड उस पॉइंट पर जेड बार के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, और ये तीनों इक्विवेलेंट है। तुम्हें जोन सी मिले वही लगा दो। ठीक है, तीनों एक बात है। अब सी आर इक्वेशन का यूज क्या है, यूज ऑफ सी आर इक्वेशन, हम बात करते हैं भाई सी आर इक्वेशन के यूज की। यूज ऑफ सी आर इक्वेशन, यूज ऑफ सी आर इक्वेशन। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, जो सी आर इक्वेशन का यूज है, सी आर इक्वेशन इज यूज्ड टू शो एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या दिखाने के लिए यूज करते हैं हम इसे, एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, या मैथमेटिक्स के टर्म में हम क्या कहेंगे, सी आर इक्वेशन इज नेसेसरी, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम तुरंत कहेंगे कि फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। कभी भी सी आर इक्वेशन डिफरेंशिएबल नहीं बताती। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, लिख लो इसकी डेफिनेशन, वैसे सबके याद है,
A function fz, a function fz is said to be analytic. A function fz is said to be analytic at z नोट या किसी पॉइंट z नोट में लिखो at a if it is differentiable, if it is differentiable at every point in some neighborhood of a, in some neighborhood of a, ठीक है। देखो मान लिया हमें इस पॉइंट पे चेक करना कि वो फंक्शन क्या हो, इस पे एनालिटिक हो, तो हम कब कहेंगे वो इस पे डिफरेंशिएबल हो और इसके किसी नाइबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो, है नहीं। जब नाइबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे होगा तो इस पे तो होगा ही होगा, तो हम उसे बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, जैसे ये फंक्शन है हमारा एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, ये डिफरेंशिएबल है कहाँ, ओनली एट जेड इक्वल टू जीरो। ये जीरो से अलग कहीं डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो अगर हम जीरो का नाइबरहुड ले तो उसके आसपास के पॉइंट पे तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इम्प्लाइज नो वेयर डिफरेंस, नो वेयर एनालिटिक फंक्शन, ये कहीं भी एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक नहीं है। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो, जो हमारी लिमिट वाली डेफिनेशन थी डिफरेंशिएबिलिटी की, क्या थी वो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन एच। ये हमें क्या बताती थी, ये भी एक तरह से हमें नोट डिफरेंशिएबल ही बताती थी। हम क्या करते थे, इसमें डिफरेंट पाथ के अलोंग लिमिट चेक करते थे। मान लिया किसी भी पाथ के अलोंग डिफरेंट लिमिट मिली तो हम क्या कह देते थे, नॉट डिफरेंशिएबल। बट अगर क्या, मान लिया हमने तीन पाथ पे चेक करी, तीनों पे सेम लिमिट आई, तो हम डिफरेंशिएबल तो नहीं कह सकते, क्या पता चौथे पाथ पे अलग लिमिट मिले। ठीक है, तो ये भी नॉट डिफरेंशिएबल दिखाती थी। सीआर इक्वेशन भी नॉट डिफरेंशिएबल दिखाने में मदद करती है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कब कि ये कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे दिखाते हैं, लिखो लेट, हमने क्या मान लिया, एफ जेड बराबर मान लिया यू प्लस आई वी। हमने क्या मान लिया भाई, एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी मान लिया। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ये सब क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो एट जेड नोट एंड कंटिन्यूअस एट जेड नोट। क्या हो ये, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए, सीधी सीधी बात यह है। चारों नहीं, ये पहले दो भी हो जाए तब भी काम चल जाएगा, ये तो अपने आप हो जाएगा वी एक्स वी वाई सी आर इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है, सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एट जेड नोट, इज सेटिस्फाइड एट जेड नोट। ये दो शर्त पूरी हो जाए तो वो देन एफ इज डिफरेंशिएबल, देन एफ इज डिफरेंशिएबल। ये कंडीशन क्या बताती है, डिफरेंशिएबल बताती है। सही बात है। सीआर इक्वेशन हमें मदद करती है नॉट डिफरेंशिएबल बताने में, पर इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये फंक्शन ले लिया हमने एफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑफ जेड, इसे हम कैसे लिखेंगे, जेड प्लस जेड बार बाई टू। अगर हम क्या करें, एफ का डेरिवेटिव निकाल ले जेड बार के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, एक बटे दो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ, एफ जेड बराबर कितना, जेड बार ही ले लिया, तो सॉरी एफ जेड इक्वल टू जेड बार, तो कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, या मैं क्या ले लूँ, एफ जेड इक्वल टू क्या ले लूँ, सॉरी एफ जेड इक्वल टू क्या ले लूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आई। तो डेल एफ ओवर डेल जेड बार कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टू आई, माइनस वन अपॉन टू आई, नॉट इक्वल टू जीरो। तो सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे जो फंक्शन होते हैं कौन कौन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड बार, मोड जेड, आर्ग्यूमेंट जेड, आर नो वेयर डिफरेंशिएबल
या एनालिटिक, ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है। वैसे भी अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल गया और वो क्वेश्चन तुमने पहली बार देखा, कोशिश करोगे उसे सोल्व कर सको तुम। अगर सोल्व नहीं कर पा रहे और उस फंक्शन में तुम्हें बार बार या मोड नजर आ रहा, ठीक है, या तो बार या मोड नजर आ रहा, तो ये उसके चांस हो जाते हैं नॉट डिफरेंशिएबल होने के। ठीक है। अगर उसकी लिमिट वहां पे जीरो नहीं हो रही, ठीक है, तो क्या हो जाता है, नॉट डिफरेंशिएबल होने के चांस हो जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये सब हमने देख लिया। अब बात करते हैं हार्मोनिक फंक्शन की। हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है? देखो, ए रियल वैल्यूड लिखो, ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन फाई किसका फंक्शन है? वो एक्स वाई का, इज कॉल्ड हार्मोनिक, इज कॉल्ड हार्मोनिक। उसे हम हार्मोनिक बोलते हैं कब? इफ फाई एक्स एक्स प्लस फाई वाई वाई इक्वल टू जीरो इन एनी ओपन सेट है। ओपन सेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी ओपन सेट में वो क्या होना चाहिए? वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या ले लिया? एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैं u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यू एक्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा सचिन? यू एक्स एक्स बराबर आ जाएगा तीन दूनी छः, सिक्स एक्स। यू वाई वाई किसके बराबर आ जाएगा? माइनस सिक्स वाई। तो ये कितना आ जाएगा? यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई किसके बराबर आ जाएगा? सिक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, है नी? तो ये जीरो होगा कब? एलोंग द लाइन y बराबर x, एलोंग द लाइन y बराबर x। मतलब ये क्या होगा? इस लाइन के अलोंग जीरो होगा। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, वहां ये क्या करेगा? जीरो हो जाएगा। पर लाइन कर्व क्या होते हैं? ये लाइन कर्व, ठीक है, लाइन कर्व कोई भी हो इस तरह का, है नहीं, ये सब क्या होते हैं? क्लोज कर्व होते हैं। लिख लो इंपोर्टेंट नोट, लाइन कर्व, लाइन कर्व आर नोट ओपन सेट। लाइन कर्व ओपन नहीं होते। ठीक है। तो क्या हो गया? ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा, बट नॉट हार्मोनिक, बट नॉट हार्मोनिक, क्योंकि जहां ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा वो ओपन सेट नहीं है। समझ गए तुम? अब तुम सोच रहे होगे कि हमने ये क्या बता की थी कि हार्मोनिक फंक्शन पढ़ा, जो सिलेबस में नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, इसका यूज अभी देखेंगे। देखो, ये क्या होती है? डेल स्क्वायर फाई, ये होती है, किसके बराबर होता है? ये फाई एक्स एक्स प्लस फाई वाई वाई। ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन, या क्या बोलते हैं हम इसे? कॉम्प्लेक्स लाप्लासियन। ठीक है। इसे हम कैसे लिखते हैं? डेल स्क्वायर, यहाँ सी लगा देते हैं, और फाई। तो ये किसके बराबर होता है? डेल टू फाई अपॉन डेल जेड बार। ठीक है। और देखो, ये कई कंपटीशन में, पीजीटी में कई जगह पूछा गया। जो ये कॉम्प्लेक्स लाप्लासियन होता है, ये क्या होता है? डेल स्क्वायर फाई क्या होता है? ये लाप्लासियन का एक चौथाई होता है, सॉरी फाई। ठीक है। मतलब ऐसा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे, यहाँ 1/2 रख दे, 1/8 रख दे, बराबर रख दे। ठीक है। कई छोटे कंपटीशन में ये पूछा गया। तो हार्मोनिक फंक्शन आ गया समझ में भाई? ठीक है। अब इसका यूज क्या है? इसका देखो, टू, अब हमारा आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, टू शो एनालिटिक। किसी भी फंक्शन को हम एनालिटिक कब दिखाते हैं? किसी किसी भी फंक्शन को कब नहीं, मतलब एनालिटिक कैसे दिखाते हैं? हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया एफ बराबर क्या है? यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। ये एनालिटिक होगा कब? इसे दो शर्त पूरी करनी होगी। पहली, एफ सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन एट जेड नोट, उस पॉइंट पे वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे। दूसरी, यू एंड वी आर हार्मोनिक, मतलब क्या? उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हो किसी ओपन सेट में, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा
एनालिटिक फंक्शन, अगर ये दो शर्त सेटिस्फाई हो रही, जैसे हमने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, है नहीं, इसे ओरिजिन पे चेक करना है हमें, क्या ये एनालिटिक है। देखो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ओरिजिन पे, पर क्या यू किसके बराबर है, इसके, तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई किसके बराबर आ गया, टू के, जीरो ही नहीं है, तो लाप्लास इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये एनालिटिक नहीं हो सकता। तो एनालिटिक दिखाने का तरीका क्या है हमारा, पहले वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, ठीक है, दूसरा क्या, वो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक हो। चलो एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं तुम्हारे लिए भाई, तुम कल पूरे दिन में क्या करोगे, तो तुम्हें प्रूव करना, क्या दी फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ जेड इक्वल टू यू, इस क्वेश्चन को कर लोगे तो तुम्हें ये 10 क्वेश्चन अपने आप करने सिखाएगा। एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ एक्स वाई की पावर 1/2 सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन, satisfies CR equation at origin but not differentiable there, but not differentiable there, ठीक है। चलो देखो एक और कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। एक थ्योरम है उसे लिख लेते हैं हम, थ्योरम को उसमें मैं फिर आगे भी बताऊंगा, पहले हम थ्योरम एज इट इज बुक से ले लेते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है, सपोज दैट suppose that fz is analytic in a domain D. Suppose that fz is analytic in a domain D. In a domain D. Number one क्या है, if f dash z equals to 0 in D, then f is constant, then f is constant, ठीक है। अगर उसका डेरिवेटिव जीरो है डी में तो फिर क्या है कि एफ कांस्टेंट होगा। फिर इसमें एक पार्ट और है, इफ एनी ऑफ क्या, मोड एफ, रियल पार्ट ऑफ एफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ, आर्ग्यूमेंट एफ इज कांस्टेंट, अगर इनमें से कोई सा एक भी कांस्टेंट है देन एफ इज कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो मैं इस बात को इसे थोड़ा सा इस हिस्से को डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल ले लिया, अपना एग्जांपल क्या ले लिया मैं, एफ जेड इक्वल टू क्या ले लिया, एफ जेड की वैल्यू क्या है, जीरो, कब, जब मोड जेड लेस देन 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है आई, कब, जब मोड जेड लेस देन, वो सॉरी ग्रेटर देन 3 है, ठीक। अगर अब हम बात करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी देख लो, बट एफ इज नॉट कांस्टेंट, एफ तो कांस्टेंट नहीं है, तो अलग अलग वैल्यू दे रहा, तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमारा ये रिजल्ट कहता था कि अगर डेरिवेटिव जीरो है तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ इसे समझते हैं हम, देखो हमने डोमेन क्या लिया यहाँ समझने की कोशिश करो। देखो जो ये हिस्सा है, ये ये क्या है, मोड जेड लेस देन 1, इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। अब जो ये हिस्सा है इससे बाहर का, ये 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 सारा हिस्सा है, यहाँ वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये जो डोमेन है हमारा कनेक्टेड डोमेन, नहीं बचा, बीच का हिस्सा तो खाली हो गया, है नहीं। तो जो हमारा डोमेन है, डोमेन का मीनिंग ये हमारा कनेक्टेड डोमेन है, तो तुमने दो अलग अलग हिस्से ले लिए कि यहाँ ये वैल्यू, इसके अंदर देखो, अगर इस हिस्से की बात करें तो इसके अंदर एफ डैश जीरो है और एफ भी कांस्टेंट है, और इसके अंदर इसके लिए भी, मतलब दोनों डोमेन में अपने आप में सेटिस्फाई हो रहा, पर ये चूंकि अलग अलग डोमेन है इसलिए वो रिजल्ट फेल हो रहा है, डोमेन कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए। चलो देखो, अब जो हमने रिजल्ट लिखा कि अगर इनमें से कोई सा एक भी, कौन, मोड एफ, यू, वी या आर्ग्यूमेंट एफ एक भी कांस्टेंट हो जा, तो हम क्या कहेंगे कि एफ भी कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें
एक रिजल्ट मैं अपनी साइड से लिखवाता हूँ, वो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। देखो, इफ वी फाइंड, मतलब 100 क्वेश्चन का एक ही आंसर देगा। इफ वी फाइंड ए रेस्ट्रिक्शन, ए रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या करते हो, वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यू ग्रेटर देन जीरो, या यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वी लेस देन जीरो, वी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो, वी, मतलब कोई एक रेस्ट्रिक्शन लगा दे, या क्या, और रिलेशन। रिलेशन का मीनिंग क्या है? रिलेशन ऑन यू वी। कैसे रिलेशन? एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्या ऐसा कहते हैं कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है, या टू यू प्लस थ्री वी इक्वल टू फाइव, ऐसा कोई रिलेशन लगा दे। सही बात है, कोई रिलेशन बना दे। फोर ऑल जेड, फोर ऑल जेड इन सी, देन एफ इज कॉन्स्टेंट, देन एफ इज कॉन्स्टेंट। एफ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर वो यू पे वी पे कोई शर्त लगा रहा, फोर ऑल जेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक पॉइंट के लिए होगा, तुमने शोर मचा दिया कि वह वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो फोर ऑल जेड होना चाहिए। यू पे वी पे क्या, या तो कोई शर्त लगा दे, या क्या कर दे, कोई रिलेशन दिखा दे उनमें, तो हम तुरंत क्या कहेंगे कि एफ इज कांस्टेंट। सही बात है। 100 क्वेश्चन का एक आंसर। जैसे तुम क्वेश्चन करोगे एक बार भाई, क्योंकि ये पूरी यूनिट है, इसलिए जो नेट के क्वेश्चन है उन पर नजर मार लेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पूछ सकता है भाई वो सी आर इक्वेशन। कौन जुड़ना चाह रहा भाई? अब अंजलि, देखो सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। देखो हम इसे पढ़ते तो है नहीं, बीएससी में पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। अगर वहाँ ये पूछ ली तो हम कैसे करेंगे? ऐसे अगर याद नहीं है फिर हम वहाँ पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे हम ये कैसे याद रखेंगे? क्या करोगे तुम? यू आर वी आर ऐसे लिखो, ठीक है। देखो जब यहाँ यू आर आ गया तो पक्की बात है यहाँ वी थीटा आएगा, यहाँ वी आर आ गया तो पक्की बात है यहाँ यू थीटा आएगा। दोनों के अपोज में क्या लगाना? तुम्हें आर लगाना, ठीक है। दोनों के अपोज में आर लगाना, और यू थीटा के साथ माइनस भी लगाना। ये होगी पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। ये क्या होगी? पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। मतलब तुम इसे कोई एक तरीका अपने, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां जाके, या तो हमने 5-7 क्वेश्चन कर रखे हो इसके ऊपर, अगर ऐसे ही नजर मार के चले गए वहां तो फिर भाई घूमना। क्योंकि हम जो पोलर वो है यू एक्स इक्वल टू वी वाई, उस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन किए होते हैं, इस पर क्वेश्चन नहीं किए होते, इसलिए हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। चलो ठीक है। अब एक छोटा सा रिजल्ट, एफ ऑफ जेड बार एंड एफ ऑफ जेड बार आर डिफरेंट। ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने भाई, एफ जेड इक्वल टू क्या ले लिया? वन प्लस आई इंटू जेड, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड बार किसके बराबर हो जाएगा? एफ ऑफ जेड बार हो जाएगा वन प्लस आई इंटू जेड बार, ठीक है, या क्या, वन प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई वाई। अब बात करते हैं हम एफ ऑफ जेड बार। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा वन प्लस आई इंटू जेड, और तुमने पढ़ा था जेड वन इंटू जेड टू का बार किसके बराबर होता है? जेड वन बार जेड टू बार। तो ये अब किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा वन प्लस आई का बार इंटू जेड बार। तो ये कितना हो जाएगा? वन माइनस आई और इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो तुम इसे और इसे कंपैरिजन कर लो, क्या है? ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों किसके बराबर होते हैं? ये दोनों मतलब अलग अलग होते हैं। तो एफ ऑफ जेड बार ये क्या होता है? ये होता है एफ बार और जेड बार। सही बात है, या ऐसा कह सकते हो एफ बार ऑफ एक्स माइनस आई वाई। सही। अब इसमें कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अगर ऐसा है हमारा
तो ये एफ जेड बार बराबर हो जाएगा एफ ऑफ जेड बार इफ एफ एक्स इज रियल। एफ एक्स इज रियल। तुम क्या करो, जेड की जगह एक्स रख दो, और वो अगर रियल आता है, जैसे एफ जेड बराबर क्या है हमारा, साइन जेड है। अगर तुम जेड की जगह एक्स रखोगे तो साइन एक्स रियल होगा। तो फिर क्या है, साइन ऑफ जेड बार इक्वल टू किसके बराबर है, ये है नी, ई की पावर जेड का होल बार किसके बराबर है, इसके। सही बात है। अगर x की जगह z की जगह x रखे से हमें रियल मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ जेड बार होल बार इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार। अब इसमें और क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं भाई, कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है फिर, टू फाइंड v if u is given, टू फाइंड v if u is given, v की वैल्यू बताओ अगर u गिवन है, और क्या है, u प्लस आई वी इज एनालिटिक। इस टाइप का एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो तुम क्या करोगे, एक एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करते हैं। मान लिया उसने क्या दे दिया तुम्हें, तुम्हें कह दिया कि एफ यू प्लस आई वी इक्वल एनालिटिक है नी, ये क्या है, एनालिटिक है। और क्या कह दिया तुम्हें, u किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो तुमसे v पूछ रहा, तो v के लिए उसने तुम्हें चार विकल्प दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या दे दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई, ठीक है। दूसरा विकल्प क्या दे दिया तुम्हें, एक्स प्लस वाई, और चौथा विकल्प दे दिया टू एक्स वाई। तो अब तुम्हें क्या बताना, तुम्हें बताना v क्या है। देखो, तुम्हें फिर निकालने की जरूरत नहीं, इसमें तुक्का मारने की कोशिश करो। क्या, यू एक्स निकाल लो, यू एक्स किसके बराबर है, टू एक्स के। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, वी वाई के। अगर हम इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें, टू वाई आएगा, ये तो हो नहीं सकता। इसका करे वन आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका करे वन आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका करे टू एक्स आएगा, ये हो गया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर तब ऐसे भी तुक्का नहीं मार पा रहे, तो फिर रूल क्या होता है, फिर रूल क्या होता है निकालने का, अगर हमें क्या दिया हो, u दिया हो, v पूछा हो, क्या हमें क्या है, u गिवन है। भाई मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, तुम्हें खुद करना। तो तुम्हें क्या करोगे तुम, जब u गिवन है तो ux निकाल लोगे, और ux किसके बराबर होता है, ux बराबर होता है vy के। तुम्हें vy मिल गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, ये अगले स्टेप में, ये स्टेप वन हो गया, स्टेप टू में तुम्हें क्या करना, इसका इंटीग्रेशन कर देना वी वाई डी वाई, ठीक है। देखो हमने ये वी वाई आया कहाँ से, ये तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने से आया था, ठीक है। तो तुमने किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे, तो तुम यहाँ क्या करोगे, अपने पास से एक टर्म जोड़ दोगे इसमें, फाई एक्स आखिर में। फाई एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो ये किसके बराबर आ गया, हमारा v के बराबर आ गया। जब तुम्हें v मिल गया, तो तुम v का क्या करो, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, vx, और इसे किसके बराबर रख दो, माइनस ऑफ यू वाई। यहाँ से तुम्हें इस फाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यू वाई तो तुम यहाँ से निकाल ही सकते हो। अगर इसी तरह अगर तुम्हें वी दिया हो और यू पूछे, तो सेम तरीका, फिर ऐसे ही करो। तो क्या करना, तुम बुक की हेल्प से एक एक क्वेश्चन कर लेना इन पे। देखो, जिसने अभी ताज़ा नेट निकाला उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके सब याद है। पर जिसका नेट थोड़ा सा पुराना हो गया, ये काम में उसके लिए छोड़ रहा है, एक से दो क्वेश्चन तुम्हें इस पर खुद करने हैं। मैं जब टेस्ट लूंगा, मैं तो दूंगा ही दूंगा टेस्ट में क्वेश्चन। अब बात करते हैं, देखो अगर उसने यू दे दिया, तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, टू फाइंड एफ जेड इफ यू या वी इज गिवन। अगर, तो तुम्हें एफ जेड बताना अगर यू और वी गिवन है। तो स्टेप फर्स्ट तो वही है, पहले तुम क्या करोगे, निकालने से पहले चेक कर लोगे वेदर यू एंड वी आर हार्मोनिक, यू एंड वी आर हार्मोनिक और नोट, ठीक है। अगर हार्मोनिक ही नहीं है, फिर तुम एफ जेड नहीं निकाल सकते। पर अगर हार्मोनिक है, तो एफ जेड कैसे निकाल लगे, इफ यू इज गिवन, लिखो पहले, इफ यू इज गिवन, इफ यू इज गिवन,
तो एफ जेड बराबर हो जाएगा डायरेक्ट क्या, 2u z/2 z/2i माइनस u00 प्लस आई के। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं भाई, इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या। u किसके बराबर है, u बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3xy²। ठीक है, u किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है एफ जेड निकालना। ठीक है, हमारा काम क्या है, एफ जेड निकालना है। तो एफ जेड कितना हो जाएगा, एफ जेड बराबर हो जाएगा 2, यू में इसकी जगह क्या रखो तुम, एक्स की जगह z/2, ये कितना हो जाएगा z³ अपॉन 8 माइनस 3x की जगह क्या रखना तुम्हें z/2, y की जगह क्या रखना z/2y, तो ये कितना हो जाएगा z² अपॉन -4। इससे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस u00 प्लस आई के, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 4 z³ अपॉन 8 प्लस आई के। तो कितना आ गया ये एक तरह से z³ प्लस आई के आ गया, ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर तुम्हें क्या दे दिया, इफ v इज गिवन, इफ v इज गिवन, देखो इन क्वेश्चन में सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम वहां क्या करोगे, उल्टा सोच लोगे, जो एफ जेड दे रखा उससे देख लोगे कौन सा वी मैच करता है नहीं। इफ वी इज गिवन, इफ वी इज गिवन, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ जेड बराबर सेम वही फॉर्मूला है, बस 2i v कर दो, 2i लगा दो, मतलब वहां 2 था, यहाँ हमने आई और जोड़ दिया, क्या x की जगह z/2 रखो, y की जगह z/2i रखो, प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ दो। देखो, जैसे तुम्हें ये दे दिया, हम्म अगर तुम नहीं निकाल पा रहे, ऐसे सोचो ना, जैसे हमें क्या दे दिया, v बराबर दे दिया 2xy, और तुमसे पूछ लिया क्या, एफ जेड किसके बराबर है। तो एफ जेड के लिए तुम्हें विकल्प दे दिए उसने, एफ जेड के लिए तुम्हें उसने क्या पहला विकल्प दे दिया जेड, दूसरा विकल्प दे दिया z² + 1, तीसरा विकल्प दे दिया z²। ठीक है, और चौथा विकल्प दे दिया z² - i। तो तुम देखो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना y, वो कह रहा है इमेजिनरी पार्ट है 2xy, ये नहीं हो सकता। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा भाई, इसका आएगा 2xy। ओहो, इस तरह से लिए गई है, क्या कर लो आई कर लो, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा भाई 2xy प्लस आई प्लस 1। ठीक है, और इसका कितना आएगा 2xy। तो अगर सोल्व नहीं कर पा रहे तो ये देख लो कि ये किसका इमेजिनरी पार्ट हो सकता है, मतलब उल्टा सोच लो, इसका हो सकता है। ठीक है, चलो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब यू दे के पूछ ले, वी दे के यू पूछ ले, या यू वी में से कोई सा दे के एफ पूछ ले। ये क्वेश्चन मतलब कॉम्प्लेक्स में एक सिंपल किस्म के क्वेश्चन माने जाते हैं। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, डज, कैसा क्वेश्चन, डज देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन, डज देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, कैसा, u प्लस आई वी सच दैट u = x³ - y³। वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि जिसका रियल पार्ट x³ - y³ हो। ये कब हो सकता है एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट, जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो निकालना, ये कितना आ गया भाई 6x - y आ गया। ये जीरो कब है, व्हेन x बराबर y, और जब, और ये क्या है, ये तो ओपन ही नहीं है, ये तो नॉट ओपन है, तो क्या होगा, ये हार्मोनिक नहीं है, इसलिए ये कभी भी किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, देखो तुमने हर टाइप के क्वेश्चन तुम बता दोगे, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी, अगर तुमसे वो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी या एनालिटिसिटी पूछ ले एट ओरिजिन, तो क्या कह पाओगे तुम। ठीक है, ये ना डिफरेंशिएबल होता ओरिजिन पे, ना कंटिन्यू, वो सॉरी, ना एनालिटिक होता। क्यों, इसकी सिंगुलैरिटी होती है, वो कौन सी सिंगुलैरिटी होती है, ब्रांच पॉइंट, ब्रांच पॉइंट समझते हो नहीं,
जिस पॉइंट के अराउंड घूमने पे हमें फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू मिले उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट। सही बात है। चलो देखो, ये कुछ ऐसे टॉपिक है भाई, इसमें तुम्हें मैं ये मान के चल रहा था कि ये सबसे आते थे, इसलिए मैं इनके एग्जाम्पल नहीं कराए। तो तुम्हें जो भी तुम्हारे पास बुक है, पुन्नु स्वामी, कसाना, या कोई असाइनमेंट है, या नेट के पेपर है, तो वहां से इस टाइप के दो दो क्वेश्चन प्लीज कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स। भाई जुड़ तो रहे, ऐसा तो नहीं कि बस सो गए हो। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, इसे भी चलो करते हैं, निपटाते हैं। इसे भी सारा तो नहीं निपट सकता ये, आज नहीं निपटेगा कल निपटेगा, कौन सी बड़ी बात है, निपटना तो इसे पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो चलो अब हम इस पे काम करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कर्व क्या होता है, कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखो, एक कर्व या इसका सिनोनिम्स क्या कह सकते हैं, पाथ इन सी। ये कंटिन्यूअस मैपिंग क्या है, वो एक कंटिन्यूअस मैपिंग है। कहाँ से कहा, ये कंटिन्यूअस मैपिंग गामा फ्रॉम ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फ्रॉम ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फ्रॉम ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी इंटू सी। क्या है वो गामा, मतलब कर्व क्या है, एक कंटिन्यूअस मैपिंग है किसी क्लोज इंटरवल ए बी से सी पे। ठीक है, और अगर क्या है, और ये जो गामा ए है, गामा ए गामा बी ने हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड इनिशियल, आर कॉल्ड इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, आर कॉल्ड इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। और अगर हमें हमें ऐसा मिल जाए गामा ए बराबर गामा बी, मतलब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम फिर इसे क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व। अगर ऐसा हो जाए कि जो गामा टी है हमारा इज वन वन, ये वन वन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम फिर जॉर्डन आर्क। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए इस गामा इज जॉर्डन आर्क, ये क्या है, एक जॉर्डन आर्क है, कैसी है, सच दैट गामा ए बराबर गामा बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं, फिर हम इसे बोलते हैं जॉर्डन कर्व। फिर ये हो जाता है हमारा जॉर्डन कर्व। सही बात है। चलो देखो, कंटूर, कंटूर तुम्हें अक्सर मिलेगा, कंटूर का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है पाथ। सही बात है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जो हमारे सिलेबस में है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या कंटूर इंटीग्रेशन, कंटूर इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, भाई मैं इसके बिल्कुल डीप में नहीं जा रहा, ये मान के चल रहा कि ये सबसे आता है। तो इसे मतलब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या करते हैं, किसी भी पाथ के अलोंग करते हैं। इंटीग्रेशन अलोंग गामा एफ जेड डी जेड, ये हमें निकालना होता है। तो ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन अलोंग ए टू बी एफ ऑफ गामा टी, जेड की जगह तुम क्या रख दो, गामा टी रख दो, फिर इसका अवकलन करो गामा डैश टी डी टी। ठीक है, और टी क्या है, टी ए और बी के बीच में है। तो ये इंटीग्रेशन होता है। गामा टी क्या है, गामा टी है, गामा टी इज पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व। गामा टी क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है कर्व की। ठीक है, तो कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट joining Z1 एंड Z2, मतलब जो दो पॉइंट Z1 और Z2 को जोड़ रहा है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी वन माइनस टी इंटू जेड वन प्लस टी जेड टू।
ठीक है, और टी किसे बिलोंग करेगा स्ट्रेट लाइन के केस में, 0 1 को। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है शिवानी? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? वो होती है मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर, या जेड इक्वल टू ए आर ई की पावर आई थीटा, जहाँ ए सेंटर है, आर रेडियस है। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये क्या होती है भाई? तुमने अभी टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम दिए। एक्स बराबर ए कोस थीटा, वाई बराबर कितना होता है? बी साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है इलिप्स की। ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चन नहीं करवा रहा भाई तुम्हें बिल्कुल भी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे। ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिए ये क्वेश्चन करने में, तो फिर इसके क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में दूंगा। अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लेते हैं, हो सकता है उस पर कोई छोटा सा क्वेश्चन बना दे। लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम ए टू बी, कि ए से बी तक कर्व की लेंथ क्या होगी? क्या होती है ये? ए टू बी मोड ऑफ गामा डैश टी डी टी, यही तो होती थी। या क्या ए टू बी, क्या अंडर रूट ऑफ एक्स डैश टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश टी का होल स्क्वायर, और गामा टी किसके बराबर है? एक्स टी प्लस आई वाई टी। सही बात है। चलो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा भाई, जो तुम्हें करने ही करने हैं कॉपी पे। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तुम्हें इस आई की वैल्यू निकालनी, इंटीग्रेशन अलोंग गामा एक्स डी जेड। ठीक है, तो पहला केस है, गामा क्या है? गामा इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम 0 to a प्लस आई बी। ठीक है, गामा इज ए सर्किल, ये अलग क्वेश्चन हो गया फिर, क्योंकि पाथ बदलते ही आंसर बदलेगा। गामा इज ए सर्किल मोड जेड इक्वल टू आर। ठीक है, नंबर 3, गामा इज बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर की बाउंड्री है गामा, ये पेपर में आने के चांस है पूरे पूरे। ठीक है, नंबर 4, गामा इज इलिप्स, गामा इज इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन एड 46 में आ लिया। ठीक है, क्या है इसका आंसर? शायद 2 पाई ए बी, कुछ ऐसा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, अब नंबर 5, ये भाई करने का भी ये सोचो रे करे थे नेट में की तैयारी में ना, नेट की तैयारी वाले तो वहाँ भाई सब है, फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? ये ऐसे दिमाग से निकल जा, प्लीज इन्हें कर लेना तुम अपने कॉम्प्लेक्स के 20 पेज के नोट्स बना के जाना। नहीं तो वहाँ फिर ये तुम कॉम्प्लेक्स की बुक लेके भाग जाओगे, इलाहाबाद की साइड को भी एक बार देख लेंगे। इसलिए 20 पेज के नोट्स बना लो। फिर अगला क्वेश्चन है, गामा इज द लाइन, गामा क्या है? लाइन है फ्रॉम 0 to 2i एंड 2i to 4 + 2i। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें करनी है सब, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिए। चलो भाई, और तुम्हें कुछ काम देता हूँ। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिखते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज, देखो नंबर 1, इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ डी जेड किसके बराबर होता है? अगर मैं गामा को माइनस गामा कर दूं, माइनस से मतलब है उसकी डायरेक्शन से, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा एफ डी जेड। सही बात है। अब नंबर 2, इंटीग्र एल्फा एफ जेड प्लस जी जेड, अगर ऐसा है ये हमारा डी जेड, तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? बेशक ये अल्फा रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ही होता है इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ गामा जी डी जेड। ठीक है, और अगर नंबर 3,
हमारी क्या है, इफ एल बराबर क्या है, लेंथ है गामा की लेंथ क्या है एल, और एम क्या है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, एफ ऑफ गामा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, टी बिलोंग्स टू जो भी टी की रेंज है ए टू बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका एलोंग एफ की एम है। तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ डी जेड, इसका जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है एम इंटू एल। इसे एम एल इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। सही बात है। फिर मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें प्रूव करना या डिसप्रूव करना, क्या रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ जेड डी जेड, ये तुम्हें बताना बराबर होता है बराबर नहीं होता किसके, इंटीग्रेशन एलोंग गामा रियल पार्ट ऑफ एफ जेड डी जेड। इसके लिए हिंट क्या है, एक गामा लो, एक एफ जेड लो, इन्हें चूज करना बस तुम्हें। ठीक है, प्रूव नहीं करना, मतलब एक एग्जांपल लेके इसे बताना ये सही है या गलत है। तो भाई ये आज का तुम्हारा लेक्चर था। बस ऑनलाइन में इतना ही टाइम पढ़ाया जा सके, इसमें आदमी थक जाता है, वैसे काम बहुत खिंच गया होगा। कल भी इतना ही खिंचेगा जिसका 75% सिलेबस हो जाएगा। और वो याद रखो तुम्हें क्या करना है, यूनिट 10 का जो भी सिलेबस है, फंक्शनल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस के बाद टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के बाद क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इन 4 बुक का तुम्हें टेस्ट देना है जो पूरी हो चुकी, 5-7 दिन के अंदर ही। मैं इनका एक कंबाइंड टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का, मतलब चाजू बुक से 50 क्वेश्चन आएंगे, इनका टेस्ट तुम्हें तैयार कर लेना है। ठीक है, चलो भाई अब पढ़ाई को छोड़ के कोई और बात बताओ।